हाय हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि क्लास 7 के साइंस बुक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें आपके सामने रख दूं, ताकि जब भी ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएँ तो आप इन्हें करेक्ट करके नंबर्स गेन कर सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। इस वीडियो को लाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आप प्योर एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी क्लास का फ़ायदा उठा सकें। आपने सभी लोगों से यह सुना होगा कि पहले एनसीईआरटी बुक को पढ़ो। वो ऐसा क्यों कहते हैं ये आपको इस सेशन के प्रश्नों से पता चल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के इस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेशन वाले वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सवाल है, घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू किस प्रकार के पादपों के उदाहरण हैं? इसका उत्तर है कीटभक्षी पादपों के। दूसरा प्रश्न है, कवक भोजन कैसे करते हैं? इसका उत्तर है भोजन को विलयन में परिवर्तित कर। यानी कवक अपने भोजन को पहले विलयन में परिवर्तित करते हैं, उसके बाद उस भोजन को ग्रहण करते हैं। तीसरा प्रश्न है, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता होती है? इसका जवाब है नाइट्रोजन की। चौथा सवाल है, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका जवाब है अंतर्ग्रहण। पांचवा प्रश्न है, मानवों के एक जबड़े में चवर्णक यानी मोलर्स दांतों की संख्या कितनी होती है? इसका जवाब है 6, यानी कि कुल मिलाकर 12 चवर्णक दांत होते हैं, यानी कि 6 ऊपर वाले जबड़े में और 6 नीचे वाले जबड़े में। छठा प्रश्न है, मानवों के एक जबड़े में अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर्स की संख्या कितनी होती है? इसका जवाब होगा 4, यानी कुल 8। यानी ऊपर के जबड़े में 4 और नीचे के जबड़े में 4 अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर्स दांत होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, मानवों में एक जबड़े में रदनक यानी कैनाइन्स दांतों की संख्या कितनी होती है? इसका जवाब है 2, यानी कुल 4। ऊपर के जबड़े में 2 और नीचे के जबड़े में भी 2 होते हैं। आठवां प्रश्न है, मानवों के एक जबड़े में कृंतक यानी इंसाइजर्स दांतों की संख्या कितनी होती है? इसका जवाब है 4, यानी कुल 8। 4 ऊपर के जबड़े में और 4 नीचे के जबड़े में। दांतों का प्रथम सेट, जिसे दूध के दांत भी कहा जाता है, जो शैशव काल में निकलता है, लगभग 8 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं। यानी जो भी दांत दूध के दांत होते हैं वो कितने वर्ष में गिर जाते हैं? 8 वर्षों में। प्रश्न संख्या 9 है, मनुष्य के जीभ पर कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं? इसका जवाब है लगभग 9000। दसवां सवाल है, कितने दिनों बाद आधी नई स्वाद कलिकाएं पुरानी कलिकाओं का स्थान ले लेती हैं? इसका जवाब है लगभग 10 दिनों के बाद। यानी 10 दिनों के बाद 4500 नई कलिकाएं पुराने 4500 कलिकाओं की जगह ले लेती है। प्रश्न संख्या 11 है, मानव शरीर में यकृत की स्थिति क्या होती है? यानी यकृत कहाँ पे होता है? इसका जवाब है यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी तरफ होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अग्नाशय की स्थिति क्या होती है? इसका जवाब है अग्नाशय हल्के पीले रंग की
बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है? 13वां प्रश्न है, अग्नाशयी रस किसका पाचन करती है? इसका जवाब है कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन की। 14वां प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स किसमें परिवर्तित होता है? इसका जवाब है सरल शर्करा में, जैसे कि ग्लूकोज में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा किसमें परिवर्तित होता है? इसका उत्तर है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में वसा किसमें परिवर्तित होता है? इसका जवाब होगा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? इसका जवाब है एमिनो अम्ल में। यानी प्रोटीन पहले एमिनो अम्ल में परिवर्तित होता है। 17वां प्रश्न है, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? इसका जवाब है 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। अगला सवाल है, अग्नाशय की कार्य प्रणाली की खोज किसने और कब की थी? इसका जवाब है विलियम ब्यूमोंट द्वारा 1822 में। लेकिन इन्होंने इसकी खोज एलिक्स सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति के उपचार के क्रम में की थी। उन्नीसवां प्रश्न है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगलियों के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इसका जवाब है दीर्घरोम या रसांकुर। यानी जो क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगलियों के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, उन्हें रसांकुर या दीर्घरोम कहा जाता है। 20वां प्रश्न है, बृहदांत यानी बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? इसका जवाब है 1.5 मीटर। दोस्तों, ऐसा मत सोचिएगा कि छोटी आंत है तो वो छोटी होगी। यहाँ पर बड़ी आंत की लंबाई आप देख सकते हैं 1.5 मीटर है, अर्थात बड़ी आंत की लंबाई छोटी है और छोटी आंत की लंबाई बड़ी है। अगला प्रश्न है, रुमेन किसे कहा जाता है? उत्तर, घास खाने वाले जंतुओं जैसे गाय, भैंस आदि के प्रथम आमाशय को रुमेन कहा जाता है। इसी भाग में पहले घास को भंडारित करते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, रूमिनेंट यानी घास खाने वाले जंतुओं में आमाशय कितने भागों में बटा होता है? तो इसका उत्तर है 4 भागों में। तेईसवां प्रश्न है, जुगाल तथा जुगाली करना क्या है? इसका उत्तर है रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा इसे चबाता रहता है। इसी प्रक्रिया को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। अगला सवाल है, अमीबा में क्या क्या होता है? इसका उत्तर है एक सघन केंद्रक तथा कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धमनियां होती हैं। 25वां प्रश्न है, याक की ऊन मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? इसका उत्तर है तिब्बत और लद्दाख। 26वां प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में किन जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है? इसका उत्तर है लामा और एल्पेका। देखिए, लामा जो होता है वो ऊंट की ही तरह होता है, लेकिन उसकी जो ऊंचाई होती है वो थोड़ी छोटी होती है। सत्ताईसवां प्रश्न है, रेशों की छटाई करने वाले लोगों में कौन सा रोग होने की संभावना अधिक है?
इसका उत्तर है सोर्टर्स रोग। यह एंथ्रेक्स नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। 28वां प्रश्न है रेशम कीट की अवस्था का क्रम क्या है? इसका उत्तर है अंडा, उसके बाद लार्वा, उसके बाद प्यूपा, उसके बाद कोकून। उनतीसवां सवाल है डॉक्टरी थर्मामीटर से हम कितने से कितने तक के ताप को माप सकते हैं? इसका उत्तर है 35 डिग्री से 42 डिग्री तक। प्रश्न संख्या 30 है प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः कितना होता है? यानी प्रयोगशाला तापमापी से हम लोग कितने तापक्रम को माप सकते हैं? इसका उत्तर है 10 डिग्री से 110 डिग्री सी यानी सेल्सियस। 31वां प्रश्न है समुद्र की ओर आने वाली वायु को क्या कहते हैं? इसका जवाब है समुद्र समीर। 32वां प्रश्न है स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, इस वायु को क्या कहते हैं? इसका जवाब है थल समीर। 33वां प्रश्न है एसिड शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका जवाब है लैटिन शब्द एसियर से। एसियर शब्द का अर्थ खट्टा होता है, यानी अम्ल का स्वाद भी खट्टा होता है। 34वां प्रश्न है अम्ल और क्षार को मिलाने से क्या प्राप्त होता है? इसका जवाब है लवण और जल, साथ ही ऊष्मा मुक्त होती है। यानी जब भी अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो उससे क्या प्राप्त होता है? हमें लवण प्राप्त होता है और जल की प्राप्ति होती है, साथ ही कुछ ऊष्मा यानी कि ऊर्जा मुक्त होती है। 35वां प्रश्न है नीले लिटमस का अम्ल के संपर्क में आने से क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है वह लाल हो जाता है। इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे जिसका नाम मैंने बार दिया है BAR। B मतलब ब्लू लिटमस, A मतलब एसिड, R मतलब रेड। यानी कि जब भी ब्लू लिटमस को हम एसिड के संपर्क में लाएंगे तो वह कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है लाल लिटमस का क्षार के संपर्क में आने से क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है वह नीला हो जाता है। इसे एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे जो है RBB, यानी कि R फॉर रेड लिटमस, B फॉर बेस और B फॉर ब्लू। यानी कि जब भी रेड लिटमस को हम बेस यानी कि क्षार के संपर्क में लाएंगे तो वो कैसे रंग का हो जाएगा? ब्लू रंग का हो जाएगा। 37वां प्रश्न है पदार्थ के भौतिक गुण के अंतर्गत क्या क्या आता है? इसका उत्तर है आकार, रंग और अवस्था। यानी जब भी हम पदार्थ के भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम बात किसको किसको लेंगे? आकार, रंग और अवस्था को। 38वां प्रश्न है वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है क्या कहलाता है? इसका उत्तर है भौतिक परिवर्तन। अब यहाँ देखिए भौतिक परिवर्तन जब भी होगा तो उसके आकार में, रंग में और अवस्था में चेंज होंगे। प्रश्न संख्या 39 है भौतिक परिवर्तन सामान्यतः कैसा होता है? इसका उत्तर है उत्क्रमणीय, यानी कि हम उसे फिर से वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे जल का बर्फ बनना और फिर बर्फ से जल का बनना, फिर जल का वाष्प बनना और फिर उसी वाष्प से जल बनना। इसी प्रक्रिया को हम उत्क्रमणीय प्रक्रिया कहते हैं। 40वां प्रश्न है कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है? इसका जवाब है नीला। 41वां प्रश्न है आयरन सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है? इसका जवाब है हल्का हरा। 42वां प्रश्न है
वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है क्या कहलाता है? इसका जवाब है रासायनिक परिवर्तन। यानी रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। 43वां प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? इसका उत्तर है जिंक यानी जस्ते की। 44वां प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है? इसका जवाब है लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज का। यानी स्टेनलेस स्टील में लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज मिला दिया जाता है। 45वां प्रश्न है, मौसम की रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? इसका जवाब है भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 46वां प्रश्न है, किसी स्थान की जलवायु क्या होती है? यानी जलवायु कहते किसे हैं? किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न जलवायु कहलाता है। अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया में। 48वां प्रश्न है, पवन के वेग के बढ़ने से वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका जवाब है वायु दाब कम हो जाता है। यानी जब पवन का वेग बढ़ेगा तो वायु दाब कम हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, पवन सदैव किस ओर से किस ओर गति करते हैं? इसका जवाब है अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर। 50वां प्रश्न है, गर्म वायु और ठंडी वायु में कौन हल्की होती है? इसका जवाब है गर्म वायु। हमेशा याद रखिएगा कि गर्म वायु जब भी उड़ती है तो वो क्या होती है? ऊपर की ओर उड़ती है। यानी गर्म वायु जो होती है वो ठंडी वायु से हल्की होती है। 51वां प्रश्न है, ग्रीष्म काल में किस दिशा से मानसून निर्मित होता है? इसका जवाब है दक्षिण पश्चिम से। 52वां प्रश्न है, शीतकाल में किस दिशा से मानसून निर्मित होती है? इसका जवाब है उत्तर पश्चिम से। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब तो जियोग्राफी के क्वेश्चंस हैं और ये साइंस में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मेरी मानिए, जब भी आप एनसीईआरटी के बुक को खोलेंगे तो उसमें ये प्रश्न आपको ज़रूर मिल जाएंगे। बस उसे सही ढंग से पढ़िए, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 53वां प्रश्न है, मौसम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका जवाब है अरबी भाषा से। 54वां प्रश्न है, अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को क्या कहा जाता है? इसका जवाब है हरिकेन। 55वां प्रश्न है, फिलीपींस और जापान में चक्रवात को क्या कहा जाता है? इसका जवाब है टाइफून। 57वां प्रश्न है, टॉर्नेडो की गति कितनी होती है? इसका जवाब है लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी टॉर्नेडो की जो गति होती है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न है, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होने पर उसे क्या कहते हैं? इसका जवाब है वायवीय श्वसन। 59वां प्रश्न है, जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो उसे क्या कहा जाता है? इसका जवाब है अवायवीय श्वसन। 60वां प्रश्न है, ईस्ट कैसा जीव है? इसका उत्तर है एक कोशिकीय। यानी ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। 61वां प्रश्न है, अंतःश्वसन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है।
इस श्वास में 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बासठवां प्रश्न है, उच्च श्वसन किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। इसमें 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। प्रश्न संख्या 63 है, कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है? इसका जवाब है 15 से 18 बार। 64वां प्रश्न है, अधिक व्यायाम के समय श्वसन की दर कितनी हो जाती है? इसका उत्तर है लगभग 25 बार प्रति मिनट, यानी जो श्वसन की दर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 65वां प्रश्न है, विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः कितनी होती है? इसका उत्तर है 72 से 80 प्रति मिनट। 66वां प्रश्न है, मानव हृदय कितने कक्षों में बटा होता है? इसका जवाब है 4। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद तथा निचले 2 कक्ष को निलय कहते हैं। 67वां प्रश्न है, हृदय स्पंदन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका जवाब है स्टेथोस्कोप। 68वां प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? इसका जवाब है विलियम हार्वे ने। 69वां प्रश्न है, कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? इसका जवाब है 1 से 1.8 लीटर। 70वां प्रश्न है, मूत्र में कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं? इसका जवाब है जल 95%, यूरिया 25% और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। 71वां सवाल है, मछलियां जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? इसका जवाब है अमोनिया के रूप में। 72वां प्रश्न है, पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किस रूप में करते हैं? इसका उत्तर है यूरिक अम्ल के रूप में, जो श्वेत रंग का सेमी सॉलिड होता है, यानी कि अर्ध ठोस होता है। 73वां प्रश्न है, अर्धलैंगिक जनन में नए पादप कैसे उत्पन्न होते हैं? उत्तर है बिना बीजों के। 74वां प्रश्न है, लैंगिक जनन में नए पादप कैसे उत्पन्न होते हैं? उत्तर है बीजों से। 75वां प्रश्न है, पादपों के कायिक अंग कौन कौन होते हैं? उत्तर है मूल, तना, पत्ती। मूल यानी कि जड़। 76वां प्रश्न है, इष्ट में जनन कैसे होता है? उत्तर है मुकुलन द्वारा। 77वां प्रश्न है, शैवाल में जनन कैसे होता है? उत्तर है खंडन के द्वारा। अगला प्रश्न है, फर्न में जनन कैसे होता है? इसका जवाब है बीजाणुओं द्वारा। अगला प्रश्न है, मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरा किसके उदाहरण है? इसका उत्तर है एक लिंगी पुष्प के पौधे के। अस्सीवां प्रश्न है, सरसों, गुलाब और पीटूनिया किसके उदाहरण हैं? इसका उत्तर है द्विलिंगी पुष्प के। 81वां प्रश्न है, ऐसे पौधों के उदाहरण जिनमें कंटकी यानी कांटेदार बीज होते हैं तथा उनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं क्या कहलाती है? इसका उत्तर है यूरेना और जेनेथियम। 82वां प्रश्न है,
फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है? इसका उत्तर है टीन, सीसा और बिस्मत का। तिरासीवां प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक क्या होता है? इसका उत्तर है लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी धारावाहिक कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। 85वां प्रश्न है, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसका उत्तर है सीधा, वस्तु के बराबर, पार्श्विक उल्टा और काल्पनिक या आभासी। 86वां प्रश्न है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है? इसका उत्तर है इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। 87वां प्रश्न है, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसका जवाब है वस्तु के बराबर, छोटा या बड़ा, वास्तविक तथा काल्पनिक। प्रश्न संख्या 88 है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उत्तर है डॉक्टर के द्वारा छोटे अंगों जैसे दांत पर प्रकाश को एकत्रित करने के लिए, टॉर्च में, वाहनों के हेडलाइट्स में, सौर कुकरों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसका उत्तर है वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा। 90वां प्रश्न है, अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसका उत्तर है आभासी, सीधा तथा वस्तु के साइज से छोटा। 91वां प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसका उत्तर है वास्तविक, आभासी, उल्टा, वस्तु के बराबर, बड़ा और छोटा। बानवेवां प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 22 मार्च को। प्रश्न संख्या 93 है, अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष कब मनाया गया था? इसका उत्तर है 2003 में। 94वां प्रश्न है, भूमि में जल का रिसाव किस विधि द्वारा होता है? इसका उत्तर है अंतः से अंदन। 95वां प्रश्न है, रुक्मावती नदी का संबंध किस राज्य से है? इसका उत्तर है गुजरात। 96वां प्रश्न है, अखेरी, रूपारेल, सरसा, भगिनी और जहाज वाली नदियां किस राज्य में बहती हैं? इसका उत्तर है राजस्थान। देखिए, ये प्रश्न को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि राजस्थान के नाम को सुनकर ही लोग समझते हैं कि वहाँ सिर्फ मरुस्थल होगा, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नदियाँ हैं जो कि अखेरी, रूपारेल, सरसा, भगिनी और जहाज वाली नदियाँ हैं। संतानवेवां प्रश्न है, वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है वितान यानी कैनोपी। आज का आखिरी और 98वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने किस अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया था? इसका उत्तर है 2005 से 2015 तक। आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। आपने वीडियो में ऐसे प्रश्नों को देखा जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे फ्यूचर में भी इन प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।